Hello students, and in this video we will discuss about the chapter application of trigonometry. इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक चीज इस चैप्टर में हमें ध्यान रखना है, इस चैप्टर में कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है। इस चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री को ही अप्लाई करना है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने हमने फॉर्मूले पढ़े थे पिछले चैप्टर में, उसी फॉर्मूले को हमें इस चैप्टर में अप्लाई करना है। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको अगर एक बात का खास ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के उसका फिगर बनाने आता है और ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपके पास आपका क्लियर है, तो इस चैप्टर में आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का हमें अप्लाई करके इस चैप्टर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस चैप्टर में आपको फाइंड क्या करना है, इस चैप्टर का किसी बुक में ये भी नाम दे रखा है हाइट एंड डिस्टेंस। इस पूरे चैप्टर में हम किसी भी चीज का हाइट या किसी भी चीज कौन से पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पे हम ये फाइंड करेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम किसी भी फिगर का हाइट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि उस फिगर का हाइट कितना है, या वो फिगर किसी गिवन पॉइंट से कितनी दूरी पर है। इन्हीं दो चीज को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मतलब किसी फिगर का हाइट या डिस्टेंस फाइंड करेंगे यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर में तीन बेसिक पॉइंट है जिसको हम समझ लेते हैं, जो थोड़ा आपके नया होगा। पहला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन और तीसरा होता है लाइन ऑफ साइट। ये तीनों टेक्निकल टर्म है और हम पहले इसको समझते हैं कि तीनों टर्म्स होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक फ्लैग है। ओके, यहाँ पर आपके पास एक फ्लैग है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। यहाँ पॉइंट ओ पे क्या है, आप समझिए कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है। हमने उससे पूछा कि एंगल ए, तुम पॉइंट ए को देखो, यहाँ पे ओ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है और इस ऑब्जर्वर से मैंने कहा कि तुम पॉइंट ए, तुम ये झंडे को टॉप को देखो या फिर पॉइंट ए को देखो। तो जब ये पॉइंट ए को देखता है तो उसके आई से एक रे निकलता है, उसके आंख से रे निकलता है और ये रे आपका स्ट्रेट होगा और जाके कहां टकराता है, वो टकराता है पॉइंट ए पर। ठीक है, इस ऑब्जर्वर को पॉइंट ए पे देखना है, तो अगर ये सीधे खड़ा होता तो सीधे देखता तो वो क्या होता, तो अगर वो सीधे देखता तो वो झंडे की इस पोर्शन को देख पाता, लेकिन उसको पॉइंट ए पर देखना है तो उसको अपना सिर थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा। जैसे ही अपना सिर उसने थोड़ा सा ऊंचा किया तो उसके आई से जो कि पॉइंट ओ है और झंडे के टॉप पे जो कि पॉइंट ए है, जो ये डिस्टेंस होता है ओ ए का, ये जो डिस्टेंस होता है ओ ए का, यही डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है, लाइन ऑफ साइट कहलाता है। जब भी हम सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है, इसको मैं देख रहा हूँ, इस मार्कर के कैप को देख रहा हूँ, तो अगर मैं सीधे देखूंगा तो मुझे दिखेगा नहीं क्योंकि मेरे आंख से रोशनी ऐसे निकल रहा है। लेकिन जब मैं इस कैप को देखना है तो मुझे अपना सिर थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा। तो मेरे आई से लेके इस कैप तक के बीच का जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस क्या कहलाता है, लाइन ऑफ साइट कहलाता है। ओके, अगर ये ऑब्जर्वर सीधे देख रहा होता है, सपोज कीजिए कि कैप यहाँ पर है और मैं सीधे देख रहा होता, तो मेरे आई से जो रे निकल के जाता है वो सीधे ऐसे निकल के जाता है। तो कोई भी ऑब्जर्वर जो सीधे देखता है 90 डिग्री पर, तो ये उसका लाइन कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, OA तो आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द पॉइंट वेयर द ऑब्जर्वर इज लुकिंग, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ओके, इसके बाद अगर ऑब्जर्वर सीधे देख रहा होगा तो इस पॉइंट को हम OC बोल देते हैं। ये हमारा लाइन क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, हमारा OA क्या है, लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनता है, वही एंगल, उस एंगल में थीटा बोल दिया, वही एंगल आपका कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब भी हम किसी वस्तु को, जैसे ये हमारा कैप है, इसको हम ऊपर आंख उठाकर देख रहे हैं, तो जो हमारा लाइन ऑफ साइट है और जो हमारे आंख से हॉरिजॉन्टल रे निकलता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। या इसको हम आसान भाषा में ये बोल सकते हैं, किसी भी
वस्तु को देखने के लिए हमें अपने आई के एंगल को जितना ज्यादा चेंज करना पड़ता है। आई का एंगल ये था, लेकिन हमें पॉइंट आई को हम सीधे ऐसे देखते हैं, लेकिन हमें पॉइंट ए को देखना है, तो उसके लिए हमने अपने आई को ऊपर की ओर उठाया। जब हमने आई को ऊपर की ओर उठाया तो जितना डिग्री का आई का एंगल चेंज हुआ किसी भी वस्तु को देखने के लिए, अगर हमें सिर्फ को ऊपर उठाने की जरूरत पड़ रही है और जो एंगल का बदलाव आ रहा है हमारे आई में, वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे या फिर इसे आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसी तरह थर्ड पॉइंट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज कीजिए कि हमने कहा कि अब तुम ऊपर की ओर नहीं देखो, सपोज कीजिए क्या ऊपर की ओर था, हमने जितना आंख को ऊपर उठाया, जितना एंगल का चेंज हुआ वो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है। लेकिन अब हमें कहना है कि इस कैप को ऊपर या आपको नीचे की ओर देखना है। ठीक है, इस कैप को नीचे का, अब कैप को देखो तो कैप नीचे है, सीधा हम देखेंगे तो कैप दिखाई नहीं देगा, तो हमको अपना सिर नीचे करना पड़ेगा। तो जब भी किसी पॉइंट से हम नीचे की वस्तु को देखते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी पॉइंट से नीचे के वस्तु को हम देखते हैं तो उस केस में भी एक हमारा एंगल बनता है, उस एंगल को हमने फाई बोल दिया। तो वो फाई क्या कहलाता है, किसी भी पॉइंट से हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो हमारा एक एंगल फाई बन रहा है, वो फाई हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ये जो डिस्टेंस होगा ऑब्जर्वर से लेके जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। ओके, तो आप इस बात का रखेंगे ध्यान कि आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो जब हमारा आई एंगल बनाता है एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, जब उसको नीचे की ओर देखते हैं तो जो हमारा आई एंगल बनाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और ये एंगल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सॉरी एंगल होता है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के जो बीच का हमारा एंगल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। दोनों में अंतर तो ज्यादा नहीं है, दोनों में अंतर बस इतना ही है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर के ओर देखते वक्त बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की ओर देखते वक्त बनता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका ओबी क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और सपोज कीजिए इसको थोड़ा सा समझे इसको और अच्छे से। यहाँ पर हमारे पास एक टावर है, टावर ए और बी। यहाँ पे ग्राउंड पे हमारा कोई व्यक्ति खड़ा है, मैंने इससे कहा कि तुम, और इसको हमने नेम दे दिया ओ, मैंने इससे कहा कि तुम इस टावर के टॉप पॉइंट ए पर देखो। तो जब ये टॉप पॉइंट ए पर देखता है, क्योंकि अगर ये सीधे देखता तो इसको ये टावर दिखाई देता, लेकिन टॉप पे देखता है तो इसको अपना सिर थोड़ा ऊंचा करना पड़ा। तो जब ये टॉप पे देखता है तो ये ऊपर की ओर देख रहा है, ये तो ग्राउंड पे, इसका ग्राउंड हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होता है, ग्राउंड आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। अब ये ऊपर की ओर देख रहा है तो ये ओए क्या हो जाएगा, ओए हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ओ से लेके ए तक की दूरी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। और जो एंगल बनाएगा लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमारा थीटा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसके बाद सपोज कीजिए कि अब हमने ये कहा कि चलो अब किसी पर्सन को हमने पॉइंट ए पर खड़ा कर दिया और हमने कहा कि तुम अब ए से क्या देखो, ओ के ओर देखो। तो अब ये यहाँ पे खड़ा होकर इस पॉइंट को देखने के लिए ये नीचे की ओर देखेगा। तो जब ये इस पॉइंट से इसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर देखेगा तो ये ओए आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। जब कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और नीचे की ओर देख रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, तो इसमें ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहां से आप क्या करोगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। ए से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया AX, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बीच में बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फाई। ये हमने बोल दिया कि फाई क्या हो गया, फाई हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ठीक है, अब हम यहां पर देखें तो जो AX भी हॉरिजॉन्टल है और OB भी हॉरिजॉन्टल है। जब AX और OB दोनों हॉरिजॉन्टल है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में आपके पैरेलल हो जाएंगे। AX
पैरेलल टू किसके हो जाएगा, ओबी के। जब AX OB के पैरेलल हो जाएगा तो ध्यान से देखो एंगल XAO, एंगल XAO किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल AOB के। जो आपका ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब भी दो लाइन आपका पैरेलल होता है तो अल्टरनेट एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो अब XAO क्या है, ये तो आपका फाई है, और आपका BOA क्या है या AOB क्या है, ये आपका थीटा है। अब देखिए आपका फाई क्या था, फाई आप देखिए तो फाई आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन था, क्या था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और थीटा आपका क्या था, थीटा था एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब भी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट को इंटरचेंज करते हैं तो उस केस में आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन्स ऑल्टीट्यूड एंड शैडो। ये आपका शैडो तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको कभी-कभी इस चैप्टर क्वेश्चन में आपको सन का ऑल्टीट्यूड और ऑब्जेक्ट का शैडो फाइंड करने को बोलता है। तो देखिए इसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि दोपहर में 2 बजे यहाँ पे सन है, सन यहाँ पे 2 बजे के आसपास है दोपहर में, और यहाँ एक पर्सन है, ऑब्जर्वर है। जब वो सिर उठा के सन के ऊपर की ओर देखता है तो जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड द सन, ये आपका डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये डिस्टेंस आपका हो जाता है लाइन ऑफ साइट। क्योंकि हमने कहा था लाइन ऑफ साइट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जर्वर से लेके सन की जो डिस्टेंस हो जाती है वो हो जाती है लाइन ऑफ साइट। अब ये आपका ग्राउंड है, अगर वो सीधे ऐसे देखता तो सन दिखाई नहीं देता, उसको अपना सिर ऊंचा करना पड़ा। तो हॉरिजॉन्टल और जितना उसने सिर अपना हॉरिजॉन्टल और जितना उसने अपना सिर ऊंचा किया, इसके बीच का जो ये तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, इसके बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, यही एंगल ऑफ एलिवेशन को सन्स ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो इसको आप चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दो या फिर इसको आप सन्स ऑल्टीट्यूड बोल दो, दोनों बात सेम है। ठीक है, सन ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये तो आपका दोपहर का रहा। सपोज कीजिए कि 3 या 4 बजे सन यहां पर आ गया, तो सन का पोजीशन चेंज हो गया, तो सन का ऑल्टीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज होगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो आप सन को देखोगे यहाँ पर, तो जो ये जो नया एंगल बनेगा इसको हमने फाई बोल दिया, ये न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा या न्यू सन ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, और ये समय के साथ आपका चेंज होते रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा सन ऑल्टीट्यूड कितने बजे होता है, 12 बजे, जब सन हमारा ठीक ऊपर होता है और ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब आपका सेकंड चीज शैडो। शैडो के क्वेश्चन कैसे आते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर सन है। ठीक है, अब आपसे कई लोग कहते हैं कि AB का शैडो कितना बना। ठीक है, तो देखिए सन से मानिए कि एक रे निकल रहा है, ये रे जब इस ऑब्जेक्ट को छूते छूते इस ग्राउंड पे टकरा रहा है पॉइंट C पर, तो ये तो पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। इधर के सारे रे क्या हो जाएंगे, ढक जाएंगे, जब इधर के सारे रे ढक जाएंगे तो यहाँ आपका अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस आपका BC हो जाएगा, BC, ये आपका शैडो हो जाएगा। किसका शैडो हो जाएगा, शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट AB का शैडो हो जाएगा। सन से जो रे निकल के ऑब्जेक्ट के टॉप को छूते हुए जो ग्राउंड पे गिरता है, तो अब शैडो हवा में तो फॉर्म नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा शैडो मेरे जमीन पर गिरेगा, इसी तरह जो ये ऑब्जेक्ट है इसका भी शैडो इसके जमीन पे आएगा और सन के अपोजिट साइड बनता है। अगर सन इस साइड है तो शैडो इस साइड, अगर सन इस साइड है तो शैडो इस। ठीक है, तो जो ये शैडो बनेगा, वो जो आपका शैडो बनेगा वो क्या होगा, सन इधर है तो शैडो इस साइड बनेगा और शैडो ग्राउंड पे बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट AB ऐसे खड़ा है तो और सन से एक रे निकल के इसके टॉप को छूते हुए जो रे यहाँ पॉइंट C ग्राउंड पे पड़ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शैडो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा
और जो ये जो डिस्टेंस AC हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। नाउ स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपके आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि अ टावर इज 100 मीटर हाई। मैंने पहले बताया था इस चैप्टर में कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको फिगर बनाने आना चाहिए। एक टावर है इज 100√3 मीटर हाई। तो टावर, एक टावर यहाँ पे दे रखा है जो कितना हाई है, ये टावर है आपका, इसका जो हाइट दे रखा है वो 100√3 मीटर हाई दे रखा है। ठीक है, एक टावर है जिसकी ग्राउंड से, ये ग्राउंड है तो इसकी हाइट दे रखा है 100√3 मीटर हाई। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना। इफ ऑब्जर्वर, एक पर्सन ऑब्जर्वर है इज 100 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, जो कि इस टावर के फुट से 100 मीटर दूर है। तो क्वेश्चन में कहा है कि आप वो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करो जब एक ऑब्जर्वर टावर के फुट से कितना दूर है, 100 मीटर। हमने मान लिया कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है ए, यहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वर को मान लिया जो टावर के फुट से, मतलब पैर से कितना दूर है, 100 मीटर दूर है। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, हमने कहा था जब भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करते हैं तो टावर के हम क्या करते हैं, टॉप को देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, टावर को, ये स्ट्रेट लाइन में हमने टावर के टॉप को देखा। ठीक है, तो जो एंगल ये थीटा बन रहा होगा यही इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। इसको मैं बी ले लूं और इसको मैं सी ले लूं। ठीक है, अब इसमें कैसे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर ये तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा क्योंकि टावर आपका सीधे खड़ा होता है 90 डिग्री में। ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जब आपको हाइट गिवन है, सॉरी, जब आपको ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है और थीटा को टच करने वाला बेस होता है और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो जब आप किसी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फिगर में आपका परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो परपेंडिकुलर और बेस किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा या cot थीटा का। अब tan थीटा या cot थीटा कुछ भी निकाल दो तो ये एंगल आ जाएगा। जैसे हम इसमें tan थीटा अप्लाई करें, tan थीटा क्या मान होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने वाला कौन सा एंगल हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 100√3 और इसका बेस कितना हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। अब √3 tan के, अब मैं थीटा को निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स। अब √3 थीटा के किसके वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो आपका थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। तो जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा का ये शुद्ध कितना हो गया, 60 हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आप बोल दो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, ये इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इस बार आपको टावर का हाइट फाइंड करना है। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन किसी भी टावर के टॉप का कितना है, 30 डिग्री है, एंड ऑब्जर्वर इज 30 मीटर अवे फ्रॉम टावर, और जो जिस पर्सन ने ऑब्जर्व किया है इस एंगल को वो टावर से कितना दूर है, वो टावर से 30 मीटर दूर है। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक टावर है, सपोज कीजिए, और यहाँ पे एक पर्सन है जो इस टावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे एक पर्सन जो इस टावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, वो इस टावर से कितना है, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस दे रखा है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का, इस टावर के जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। अब हम क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हम सर टावर का हाइट h है, इसको हम h मान लिए, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो टावर का ये हाइट कितना होगा, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये एंगल 30 है तो इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर है, तो इस क्वेश्चन आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बेस आपको गिवन नहीं और एंगल आपको गिवन नहीं है। तो इस फिगर को ध्यान से देखना चाहे तो ये लिख सकते हैं tan 30 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। 30 के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और 30 से टच करने वाला साइड बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, उसका वैल्यू फाइंड करना है h, और बेस आपका 30 है, और यहाँ पे tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है √3। ठीक है, तो यहाँ से जब फाइंड करेंगे तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, h की जो वैल्यू है इसको आप भेज देंगे इस साइड, तो ये आ जाएगा 30/√3।
ऊपर और नीचे दोनों गुना √3 और √3 से कर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे तो नीचे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 30√3, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 10√3। अब ये 30 किस चीज में था, मीटर में था, तो ये आ जाएगा मीटर। तो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो आप बोल दोगे सर द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ओके स्टूडेंट, पॉइंट नाउ स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 है और ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है अ काइट इज फ्लाइंग, एक काइट जो आपका फ्लाई कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, जो 60 मीटर के हाइट पर फ्लाई कर रहा है, कहां से 60 मीटर अबव द ग्राउंड। इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड हो गया, सपोज कीजिए इस ग्राउंड पे हमारा एक काइट फ्लो, हमने मान लिया कि हमारा एक काइट होगा, ठीक है। इस ग्राउंड से 60 मीटर अबव एक काइट फ्लो कर रहा है, ये हो, तो एक काइट फ्लो कर रहा है जिसकी दूरी ग्राउंड से कितनी है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से जो इसकी ऊंचाई है कितना है 60 मीटर है, ठीक है। और जब ग्राउंड से किसी चीज की ऊंचाई लेते हैं तो ये एंगल हमारा 90 बन जाता है, ठीक है। और स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट, अब काइट बिना किसी धागा के मदद से नहीं उड़ सकता है, तो द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड। सपोज कि इस काइट से हमारा एक धागा अटैच था जो कि ग्राउंड से क्या कर रहा है, इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद ग्राउंड। तो ये जो धागा है ये हमारा अटैच था काइट से, ये धागा को जब हम ग्राउंड से टच करा रहे हैं, ध्यान से देखिए इस फिगर को, जब इसको ग्राउंड से टच करा रहे हैं तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इफ नो स्लैट इन द स्ट्रिंग, आपको इस स्ट्रिंग का लेंथ मालूम करना है। स्ट्रिंग क्या है, मानिए कि पतंग ये है, तो पतंग का आपका धागा हो जाएगा ये, इसको मैं नेम दे दूं तो ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये पतंग उड़ रहा है, इससे अटैच है ये धागा है, तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो जाएगा AC। तो मतलब आपको AC फाइंड करना है और कहा कि इफ नो स्लैक इन स्ट्रिंग, मतलब ये धागा कहीं मुड़ा नहीं है, ये धागा बिल्कुल स्ट्रेट है और ये धागा कितने डिग्री एंगल बना है 60 डिग्री का एंगल बना है। तो आपको अपनी AC फाइंड करना है, मतलब ये आपको X फाइंड करना है और AC को हमने X मान लिया। और एक चीज और गिवन है, जो पतंग है वो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हमारा 90 डिग्री है और इसके सामने ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें हाइपोटेनस फाइंड करना है और गिवन क्या है, एंगल के सामने वाला साइड कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंगल 60 के सामने साइड परपेंडिकुलर आपको गिवन है, एंगल गिवन है और आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से कैरी करता है, वो साइन या कोसेक होता है। तो हम यहाँ पे हम साइन को अप्लाई करते हैं, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ P/h हो जाएगा। उसके बाद इसमें साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की यहाँ वैल्यू क्या है 60 के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि 60 मीटर दे रखा है और आपका हाइपोटेनस आपका AC ही है, तो इसको हमने x मान लिया, ठीक है। अब हमें x फाइंड करना है। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ाई है, और ये कितना हो जाएगा 60/x। अब यहाँ से अगर x को करेंगे फाइंड तो x इधर चला जाएगा और √3 इधर आ जाएगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा x आ जाएगा वो हो जाएगा 60, √3 नीचे और ये हमारा हो जाएगा ऊपर 2। अब हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जब भी नीचे रूट में वैल्यू होती है तो ऊपर और नीचे उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 60 × 2 और हमारा ऊपर √3 ही बचा और नीचे हो जाएगा 3, तो 23 या 60 हो जाएगा, 20 × 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40√3 का। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्टूडेंट्स कितना था, ये आपका x था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और x की वैल्यू कितनी आ गई थी 40√3। तो क्वेश्चन में जो पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड दैट इज इक्वल टू 40√3 मीटर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है कि अ ब्रिज ऑफ 150 मीटर, एक ब्रिज है जो कि 150 मीटर लंबा है। इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, एक ब्रिज है जो कि 150 मीटर लंबा है, as shown in figure makes the angle of 45 मीटर, जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री विद द रिवर बैंक। रिवर बैंक का मतलब क्या है, जो रिवर का किनारा होता है। तो जो ये ब्रिज है
ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है रिवर के किनारे के साथ। ब्रिज की लंबाई कितनी है? ब्रिज की लंबाई है 150 मीटर। मतलब जो ये डिस्टेंस हो जाएगा ए और बी, ये डिस्टेंस हो जाएगा 150 मीटर और यहाँ पे अगर ओ मान लो तो जो एंगल बी ए ओ हो जाएगा ये हो जाएगा 45 डिग्री का। फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, आपको रिवर का विड्थ फाइंड करना है, रिवर कितना चौड़ा है, मतलब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है विड्थ ऑफ रिवर। अब रिवर का विड्थ तो हर जगह सेम होगा, जितना विड्थ यहाँ पे होगा उतना ही विड्थ यहाँ भी होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपको बीओ फाइंड करना है ओबी रिवर कितना चौड़ा है, ठीक है, कि कितना चौड़ा है रिवर, तो ये आपका हो जाएगा ओबी हो जाएगा। तो विड्थ ऑफ रिवर मतलब आपको ओबी फाइंड करना है। अब ध्यान से इस ट्रायंगल को देखिए ए बी ओ, इसको मैं थोड़ा सा साइड में बना ले रहा हूं। ये आपका ब्रिज का लंबाई है जो कि 150 मीटर है। ये जो ब्रिज जो आपका एंगल बना रहा है इसको ध्यान देखिए, जो ब्रिज आपका जो एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री का है और आपको विड्थ फाइंड करना है, मतलब ये आपको एक्स फाइंड करना है, ठीक है। 45 के सामने और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यहाँ भी क्या है परपेंडिकुलर फाइंड करना और आपको हाइपोटेनस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? तो वो साइन में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं साइन 45, साइन का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा x और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा, ठीक है। साइन 45 की स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी होती है आपने पढ़ा है, ये होता है 1/√2 होता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा x/150 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो जो x का कितना हो जाएगा वैल्यू, जो x का वैल्यू हो जाएगा 150/√2। इसको आप सिंपल सा कर लीजिए जैसे लाइक, तो ऊपर भी √2 और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नीचे आपका √2, तो ये √2 × √2 कितना हो जाएगा, ये जो आपका आंसर आ जाएगा ये 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय ये 75, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 डिवाइडेड 150 75 होगा, इसके कितना 75/√2, ठीक है। अब ये लेंथ मीटर में दे रखा है तो ये भी किसमें आ जाएगा, ये भी मीटर में आ जाएगा, ओके। तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ रिवर, तो विड्थ ऑफ रिवर हमने निकाल दिया 75/√2 मीटर, ओके स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट ये आपका हमारा टाइप 3 का 5th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक ऑब्जर्वर है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर, एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर का है। अब इस क्वेश्चन में आपको पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑब्जर्वर का हाइट दे रखा है। एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम टावर, जो कि एक टावर, सपोज यहाँ पे एक टावर है, इस टावर से कितना दूरी पर है, दोनों पर फुट को मिलाइए, ये एक टावर है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर, ठीक है, ये 1.5 मीटर का है, वो एक टावर से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो डिस्टेंस हम हमेशा ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही देखते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 28.5 मीटर की दूरी पर हो गया। एंड मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्ट किया है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि टावर के टॉप से बना रहा है वो 45 डिग्री से बना रहा है। इस क्वेश्चन आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जब तक आपको ऑब्जर्वर का हाइट नहीं गिवन था आप इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते थे, लेकिन यहाँ तो आपको ऑब्जर्वर का हाइट गिवन है। सपोज कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं किसी चीज को देखूंगा तो मैं अपने हेड से देखूंगा, अपने आंख उठा के देखूंगा, तो इसी तरह जब ऑब्जर्वर का हाइट गिवन हो तो ऑब्जर्वर के आई से या फिर आप हेड से, ठीक है, यहाँ से आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। तो जो ये एंगल ऑफ इसका एलिवेशन हो जाएगा, ये टावर का हाइट हो गया, हमने h मान लिया, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री कर दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये तो आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की दूरी ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। अब हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हम कर देते हैं ड्रॉ, यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये आपका लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के जो बीच का जो एंगल बन गया वो एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन जो कितना है 45 डिग्री पे, ठीक है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ टावर, अब आपको टावर का हाइट फाइंड करना है, फाइंड टावर का हाइट, टावर हाइट। तो हमने क्या किया कि हमने इस डिस्टेंस को पूरा h मान दिया, ठीक है। और अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, जैसे मैं इसको मान लूं a, इसको मान लूं b, इसको मान लूं c और d, तो abc भी हमारा एक रेक्टेंगल है, क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, ये जो पैरेलल है तो ये भी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, फिर ये और ये इसके पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा और फिर ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा a b c d एक रेक्टेंगल
एंगल है। तो अगर ये 1.5 मीटर हो जाएगा तो ये भी डिस्टेंस 1.5 मीटर हो जाएगा। तो टावर का टोटल हाइट कितना हो जाएगा, टावर का टोटल हाइट h मान लो, तो टावर का टोटल हाइट कितना हो जाएगा h प्लस 1.5 मीटर, ठीक है। इसको मैं E मान लूं। तो अब मैं ध्यान से ट्रायंगल देख रहा हूं, इन ट्रायंगल बी सी एंड ई, ये एंगल तो 90 डिग्री होगी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इन ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल में देखें तो एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ये 28.5 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये h फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर h फाइंड करना है और ये 45 डिग्री के जस्ट सामने है h, तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है और आपको बेस गिवन है। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जो परपेंडिकुलर और बेस पे वर्क करता है, तो आप बोलोगे tan या फिर cot। तो यहाँ पे हम tan का लेते हैं, आप cot भी ले सकते हो। तो tan कितने डिग्री 45 डिग्री, tan 45 डिग्री आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको गिवन है h और आपका बेस कितना हो जाएगा 28.5। ये 28.5 क्यों होगा, क्योंकि ये बी ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो और आपका बेस हो जाएगा 28.5, ठीक है, मीटर। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और ये कितना आ गया h अपॉन 28.5, ठीक है, मीटर। इसको इस साइड अगर आप ले जाएंगे तो हमारा टावर का हाइट कितना हो जाएगा 28, सॉरी h का वैल्यू हो जाएगा 28.5 मीटर। अब टावर का टोटल हाइट कितना था, कैपिटल H था, और ये जो टावर का टोटल हाइट देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो h था, लेकिन टावर तो नहीं, ये नीचे का पोर्शन में टावर है, ये टोटल टावर का हाइट था h। तो कैपिटल H और कैपिटल H की वैल्यू का स्मॉल h, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, और प्लस ये नीचे का जो डिस्टेंस हो गया 1.5 मीटर। इन दोनों को मिलाकर टावर बनेगा, टावर का हाइट हमारा कितना आ गया 30 मीटर। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now student, this is question number 6 and this is type 4th question। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को काफी प्रॉब्लम होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, केवल आपको डायग्राम बेस पे फोकस करना है। ये क्वेश्चन गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले बनाते हैं, ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड पे हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया P, ठीक है। 40 मीटर अवे फ्रॉम अ फुट ऑफ टावर, तो वो क्या है, एक टावर है, सपोज कीजिए कि एक टावर है, उस टावर से 40 मीटर के दूरी पर है, क्या है 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 मीटर। टावर का हमने लोअर पार्ट दे दिया A और टॉप पार्ट हमने दे दिया B, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो यहां से टावर का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये कितने डिग्री का होगा, ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। एंड टॉप ऑफ वाटर टैंक इज 45 डिग्री। अब देखिए ये अलग चीज आ गया, और इसी टावर के ऊपर सपोज कीजिए कि एक वाटर टैंक आपका रखा है ऐसे, इसको मैं नेम दे दिया C, ठीक है। और जब यहीं से हम वाटर टैंक के टॉप को हम देखते हैं, ये वाटर टैंक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एक वाटर टैंक है, ध्यान रखिएगा ये हमारा वाटर टैंक है। तो जब एंड द टॉप ऑफ वाटर टैंक, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ वाटर टैंक, तो टॉप ऑफ वाटर टैंक को देखते हैं तो हमें अपने सिर को 45 डिग्री तक उठाना पड़ता है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यहाँ पे आपको टावर को हाइट को फाइंड करना है। हमने दिया कि h हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ टावर हो गया, AB हमारा क्या हो गया, आपको फाइंड करना है AB हाइट ऑफ टावर एंड डेप्थ ऑफ टैंक, मतलब आपको ये टैंक फाइंड करना है, वाटर टैंक, मतलब आपको BC फाइंड करना है। इसका वैल्यू हमने क्या मान लिया, H1 इसका वैल्यू मान लिया, ठीक है। तो ये दो चीज आपको फाइंड करना है। अब देखिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये काफी इजी क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए पी और सी, इन ट्रायंगल एपीसी, ध्यान से देखिए, हम पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं एपीसी, ठीक है। अगर हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखें एपीसी, तो इसमें हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो और जो इसका मैं आपको डायग्राम बना ही दे रहा हूं, जो हमारा एपीसी का डायग्राम होगा, ये पॉइंट P हो गया, ए P और C का पोर्शन दे रहा है, तो ये हमारा एंगल 45 डिग्री हो गया हमारा, और जो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा H/H1, और ये हमारा 40 मीटर गिवन है। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और हमें बेस गिवन है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है। तो tan का एंगल दिया 45 डिग्री, तो tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर H प्लस H1, और नीचे हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारा हो जाएगा 40 मीटर,
ठीक है। tan 45 की जो वैल्यू हमारी होती है वो होती है 1, ये चला जाएगा 40 मीटर यहाँ पर, तो 40 × 1 हो जाएगा और ये h + h1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा पहला आंसर आ गया, हाइट ऑफ टावर पर डेप्थ ऑफ टैंक, ये दोनों कितना आ गया 40 मीटर है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा एपीसी को दिया, अब हम ट्रायंगल देखते हैं ए पी और बी। इस ट्रायंगल को लेते हैं इन ट्रायंगल एपीबी, ठीक है। तो एपीबी में देखें तो ये आपका ट्रायंगल एंगल एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, इसका मैं डायग्राम आपको बना लेता हूं। एपीबी में हम इसे केवल इस ट्रायंगल को ले, ध्यान से देखिएगा, केवल इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, इस ट्रायंगल को, ओके। तो इसका जो AB का जो हाइट है वो है h, ये आपका 40 मीटर है और यहाँ पे हमारा कितना है, ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इन ट्रायंगल APB, यहाँ पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना और बेस गिवन है, तो जो tan 30 का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा h/40 हो जाएगा, ठीक है। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3 होता है, ये हमारा होगा h/40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम हाइट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय √3। √3 का वैल्यू आपको कितना होता है, नियर अबाउट और अप्रॉक्स आपको गिवन होता है 1.72 के आसपास होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं 1.7 से, तो हमारा वैल्यू अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करके 1.7 से तो 17 टू जा, यहाँ से डेसिमल हटा दिया जाएगा 34 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा 51, और ये तो जो इसका जो आंसर आ जाएगा हाइट का, ये आ जाएगा अप्रॉक्स 23.5। तो हमारा फर्स्ट चीज आके फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर का हाइट कितना था, h था जो कि AB था, और उसका वैल्यू कितना आ गया 23.5 मीटर आ गया। अब यहाँ से इक्वेशन हम देखते, पहला इक्वेशन कि h + h1 = 40 मीटर था, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो h1 का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 40 - h, और हमारा h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 23.5 मीटर, तो ये हमारा आ जाएगा 16.5 मीटर। तो हमारा टावर का कितना डेप्थ आ गया, टावर का डेप्थ हमारा आ जाएगा 16.5 मीटर। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है टाइप 4 का, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कि व्हेन अ पर्सन मूव फ्रॉम टावर 20 फ्रॉम पॉइंट होगा यहाँ पे, व्हेन अ पर्सन मूव फ्रॉम पॉइंट 20 मीटर टुवर्ड टावर, जब एक पर्सन है, जैसे यहाँ एक टावर है, इसके डायग्राम को देखिएगा और देखिएगा कैसे डायग्राम बना। जब एक पर्सन 20 मीटर टावर को मूव करता है, सपोज कि पर्सन स्टैंडिंग यहाँ पर है, जब ये टावर की ओर 20 मीटर मूव करता है, जब टावर के नजदीक, टुवर्ड द टावर है, मतलब ये टावर के ओर क्या करता है 20 मीटर मूव करता है, ठीक है, टावर के ओर ये 20 मीटर तक मूव करता है, तो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब कि जब ये टावर की ओर 20 मीटर मूव करता है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि पहले 30 डिग्री था, फिर चेंज होकर कितना बना दिया 60 डिग्री बना दिया। मतलब कि जब ये 20 मीटर इस पॉइंट से टावर के ओर मूव किया, यहाँ टावर को मूव किया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ पे पहले जो आपका 30 डिग्री था, वो जब नए पॉइंट पे पहुंचा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री बन गया। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको टावर का हाइट फाइंड करना है h एंड द प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम टावर, और जो अभी इस पर्सन का डिस्टेंस कितना है टावर से। 20 मीटर मूव करने के बाद एक पर्सन यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो अभी इसका टावर से डिस्टेंस कितना होगा आपको ये भी फाइंड करना है। हमने मान लिया कि जो अभी डिस्टेंस होगा वो हमारा x होगा, तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको दो चीज फाइंड करना है, h और दूसरा हमारा हो जाएगा x फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इन ट्रायंगल्स में देखें तो इसको मैं नेमिंग कर देता हूं A, B, C और D। अगर मैं यहां देखो, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल A, B और C। अगर ट्रायंगल ABC को देखें तो A, B और C, ठीक है। तो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा ये हमारा ऊपर है C, नीचे है A और B। एंगल A कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। AB का लेंथ कितना है, AB है 20 मीटर प्लस x मीटर, तो ये हो जाएगा x + 20 हो जाएगा। और हमारा BC कितना है, BC हमारा हो जाएगा h। तो इसमें हमको हाइपोटेनस भी पूरी तरह नहीं, बस परपेंडिकुलर पूरी तरह मालूम नहीं है और बेस भी पूरी तरह मालूम नहीं है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर बेस को लेकर चलना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं tan 30, और इस tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है।
अब tan 30 का तो वैल्यू हमको मालूम है, भले ही ये दोनों वैल्यू पूरी तरह ना मालूम है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, तो जो कि हमारा क्या हो जाएगा h हो जाएगा x + 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम h की वैल्यू हम निकालें तो ये सॉरी तो यहाँ से अगर हम तो इसको हम इधर भेज रहे हैं, इसको हम इधर भेज रहे हैं, तो x + 20 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो यहाँ से हो जाएगा √3h - 20, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ओके स्टूडेंट, अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। अब हम दूसरे ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल बी सी और डी। तो अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल बी सी और डी, इन ट्रायंगल में अगर देखें तो ये जो एंगल सी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल सी हो गया, ये जो डिस्टेंस हमारा x हो गया और ये हमारा हाइट क्या हो गया, हमारा h हो गया। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हमको देखना है बी सी और डी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें तो ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस हमें tan से सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा tan 60 जो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। ठीक है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो जो √3 होगा h/x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी h की वैल्यू निकालें तो h कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। ये हमने h का वैल्यू निकाल दिया √3x। अब यहाँ पर हम क्या करें कि अगर हम यहाँ पर h की वैल्यू √3x, देखिए इस इक्वेशन से यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख दें h की वैल्यू, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x = हमारा हो जाएगा √3 और h का वैल्यू कितना है, √3x। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा -20 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने जाएंगे स्टूडेंट, तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3x की वैल्यू -20 आ जाएगा, 20 को इस साइड भेजिए, x को इस साइड भेजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, और यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 10। तो स्टूडेंट यहाँ जो हमारा हाइट था, हाइट हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 10 मीटर। अब सेकंड चीज, सॉरी जो x था, जो डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर। तो अब पूछा हाइट ऑफ टावर, तो हम हाइट ऑफ टावर निकाल सकते हैं, टावर भी h का तो वैल्यू हमें पता है, h निकालना है, √3x होता है, x का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे 10 है, तो √3 × 10, √3 का वैल्यू होता है 1.732 इंटू ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा h की वैल्यू, तो यहाँ से h का वैल्यू हो जाएगा 17.32 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा हाइट ऑफ टावर की है 17.32 मीटर। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा, इन ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें हम एक ही चीज फोकस कर रहे हैं, हाउ टू मेक डायग्राम। हम अगर आप डायग्राम बनाना सीखते हैं तो सिर्फ आपको किन साइड्स को लेके चलना है, उसके बाद अगर आप उन साइड्स को लेना भी सीख जाओगे और फिर ये सारा क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थोड़े टफेस्ट क्वेश्चन लाएंगे। आप इन पार्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा और अगर आप कहीं आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।